आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9 जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यह कक्षा 8 विज्ञान विषय का टॉपिक है जिसमें हम जनन की पूरी संपूर्ण विधियों के बारे में और जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसमें अध्ययन बिंदु रहेंगे वो है जनन की विधियां, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, नर व मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, निषेचन, भ्रूण का प्रवर्धन, जरायुज व अंडज जंतु, शिशु के वयस्कृत की प्रक्रिया, अलैंगिक जनन, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो लास्ट में हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनको भी हम देखेंगे। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया वीडियो है जिसमें आपको पूरा पाठ एक साथ मिलेगा। अब हम बात करते हैं जनन की विधियां। तो पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती है। पहली विधि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी विधि है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपन लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों युग्मकों का संलयन होता है, दोनों की युग्मक का संलयन होता है, इसको लैंगिक जनन कहते हैं। यानी सीधी सा है कि इसमें नर और मादा दोनों आपस में मिलते हैं तो तीसरा जो यानी कि जो उनकी संतान है वो बनती है, नया जीव बनता है। लेकिन जो अलैंगिक जनन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही जीव से दूसरा जीव बन जाता है, उसमें दो अलग अलग नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें एक मादा और एक नर। मादा से क्या निकलता है, अंडाणु ओम, और जो नर से क्या निकलता है, शुक्राणु स्पर्म। दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों जब आपस में मिलते हैं निषेचन की प्रक्रिया के दौरान तो क्या बनता है, उससे युग्मनज बनता है, जाइगोट उसे बन जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जिसमें नर और मादा आपस में मिले तो नया जीव बना। अब हम बात करते हैं मनुष्य में जनन के भाग कौन कौन से हैं। तो मनुष्य में जैसे अपन जानते हैं नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों के जननांग भी अलग अलग होते हैं, दोनों के जनन के जो अंग है वो भी अलग है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं नर जननांग के बारे में। नर जननांगों में एक जोड़ी वृषण होता है, दो शुक्राणु नलिका होती है और एक शीशन होता है जिसको लिंग बोलते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु यानी स्पर्म कहते हैं। वृषण लाभ को शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनके तीन भाग होते हैं, एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ। तीन भागों में वो जो स्पर्म है वो बटावा होता है। लेकिन नर जनन की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो जोड़ी वृषण होते हैं, सॉरी एक जोड़ी वृषण होता है, यानी कि दो वृषण होते हैं, या टेस्टिस जिसको बोला जाता है। और ये जो है ये पार्ट इसको बोला जाता है सीसन। तो इससे क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। जैसे मैंने बताया था इसको, स्पर्म एक इसका सिर होता है, ठीक है, और एक इसका मध्य भाग होता है और इसमें नीचे पूंछ होती है। इस पूरे को क्या बोला जाता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और ये जब जो मादा के जो अंडाणु है उससे मिलते हैं तो इसमें जाइगोट बनता है। अब बात करते हैं अपन मादा जनन अंग के बारे में। तो मादा में क्या होता है, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडा से अंडवाहिनी जिसको डिंब वाहिनी भी बोलते हैं और गर्भाशय होता है। अंडा से अंडवाहिनी मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहा जाता है। इसको ये अंडाणु की संरचना कुछ इस तरह की होती है। मानव स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी से होता है। गर्भाशय वह भाग जहां शिशु का विकास होता है और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका है, ठीक है। तो इस तरह की इसकी संरचना होती है जिसमें ये देखो ये अंडाशय दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। और जो बीचों बीच है जो गर्भाशय है जिसमें लास्ट में जाके बच्चा बड़ा होता है वो गर्भाशय है। अब अपन बात करते हैं दोनों के निषेचन की, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। तो दोनों जब नर और मादा मिलते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये दो तरह का हो सकता है, लैंगिक जंतुओं में दो तरह का निषेचन हो सकता है, एक तो आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। आंतरिक जैसे नाम से पता चल रहा है, आंतरिक यानी अंदर, बाह्य मतलब बाहर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आंतरिक निषेचन के बारे में। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, ठीक है। पहले क्या होता है, जो मादा के तो जो अंडाणु है वो और नर के जो शुक्राणु है वो आपस में मिलते हैं।
जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, जुड़ जाते हैं आपस में। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। इसको मतलब ऐसे ही समझ सकते हो, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, ठीक है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री मां के अंडाणु और नर जो पिता है उससे शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है, उन दोनों का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता के समान और कुछ अपने पिता के समान दोनों का मिश्रण होता है, जो आप अच्छी तरह से जानते ही हो। तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन बोला जाता है। ये होता है शरीर के अंदर निषेचन, आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, इसमें लगभग में जंतुओं में आंतरिक निषेचन ही होता है। अब एक बार आंतरिक निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है, एक बार इसको दोबारा अपन समझ लेते हैं। देखो, जैसे मादा है और नर है, दोनों जो अलग अलग है दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। मादा के जो अंडाशय है जो उससे क्या निकलेगा, अंडाणु निकलेगा, ठीक है। और जो नर है उसके जो वृषण है टेस्टिस, उससे क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, यानी कि शुक्राणु निकलेगा, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, आपस में जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, दोनों संभोग करेंगे तो आपस में क्या होगा, दोनों का मिलान होगा, ठीक है। मिलान हुआ तो क्या बन गया, ये आपस में संपर्क में आएंगे और जो अंडाणु है उसके जो शुक्राणु चिपक जाते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये आके इसके चिपक जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया इससे, ठीक है। दोनों के आपस में मिलने से जाइगोट बन गया। फिर इस प्रक्रिया से आगे पूरी ये जो यहाँ जो मतलब एक तरह से जो अंडा बन गया वो अंडा आगे इसमें गर्भाशय की तरफ प्रतिस्थापित किया जाता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है जो आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे। फिर उससे क्या होता है, गर्भाशय में बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है। और बड़ा होता होता वो 9 महीने में पूरा आकार लेता है और 9 महीने बाद वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक निषेचन की प्रक्रिया है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। फर्टिलाइजेशन दोनों का दोबारा से देख लेते हैं अपन। इन दोनों का आपस में मिलान हुआ, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलान हुआ तो क्या बना, युग्मनज बना। युग्मनज बाद में लास्ट में जाके कहाँ गया, गर्भाशय में प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है। अंडा बन के उसमें चला गया, गर्भाशय में चला गया। और गर्भाशय में कितने महीने रहेगा, 9 महीने। जो अलग अलग प्रकार से उसका विकास होता जाएगा, पहले छोटा सा रहेगा भ्रूण, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, फिर वो बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। और जैसे ही 9 महीने होंगे तो वो शरीर से बाहर, मादा के शरीर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इससे एक पूरा नया जीव बन जाएगा। ये है निषेचन की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। अब अपन बात करते हैं परगनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी से आजकल जिनके बच्चा नहीं होता है उनके बच्चा किया जाता है, तो वो क्या सिस्टम है उसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है। क्या मिलते हैं उसके अंदर, मादा के तो अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलते हैं। तो इनमें कई बार क्या होता है कि किसी की अंडवाहिनी है वो अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है या खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है, अंडवाहिनी अवरुद्ध होगी तो अंडा बनेगा नहीं, दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अंडा नहीं बनेगा तो डॉक्टर क्या करते हैं, मादा के तो जो अंडाणु है वो शरीर से निकाल लेते हैं, ठीक है। और पुरुष के जो शुक्राणु है उनको शरीर से निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों को निकाल के क्या करते हैं, एक परख नली में डालते हैं। परख नली में दोनों को मिलाया, ठीक है। और उनको एक टेस्ट ट्यूब, परख नली जिसको बोलते हैं, जो प्रयोगशाला में पाई जाती होती है, उसमें दोनों को डाल देते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो अंडा अंडवाहिनी में नहीं बन रहा था वो अंडा परख नली में बन जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही अंडा बन जाता है उसको गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो कई लोगों की ये भ्रांति होती है कि जो है परख नली शिशु है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो तो बाहर बनाया जाता है। तो बाहर नहीं बनाया जाता, बाहर सिर्फ उसका अंडा ही बनता है। इस प्रक्रिया से शुक्राणु और जो अंडाणु है दोनों को मिला के सिर्फ अंडा बनाया जाता है और फिर है ना उसको गर्भाशय में इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
इसको आगे गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। फिर जो बच्चा जो बड़ा होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बड़ा हुआ, वो मादा के कोख में ही बड़ा होता है, मादा के गर्भाशय में ही वो पूरा परिपक्व होता है, मादा के गर्भाशय में उसको छोड़ देता है। तो ये तो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिनके ये अंडा नहीं बन पाता, वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, आईवीएफ, इसके द्वारा बाहर जो अंडा बनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं, ये तो इतनी देर पढ़ रहे थे अपन आंतरिक निषेचन, अब बात करते हैं बाह्य निषेचन। देखो लैंगिक जनन की का ये पार्ट है, तो बाह्य निषेचन कैसे होगा। अब जैसे आपने देखा होगा, ये मेंढक है, बरसात के दिनों में या फिर जब भी मतलब जो इनका मौसम आता है, उस मौसम में आपने देखा होगा पानी के ऊपर ऐसे कुछ तैरते रहते हैं। कभी गौर से देखोगे तो ऐसे काले काले निशान ऐसे तैरते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है एक्चुअल में जो मादा मेंढक है उसके अंडे हैं। क्या है, मादा मेंढक के अंडे हैं, ठीक है, जो नर के स्पर्म के संपर्क में आते हैं। तो ये बाद में क्या करते हैं, इस पर जैसे पानी में तैरते रहते हैं, और इनमें से कुछ कुछ है जो नर मेंढक होता है उसके संपर्क में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे इनमें निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। मतलब शरीर के अंदर नहीं हुआ, वो पानी के अंदर मादा ने पहले ही छोड़ दिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से उसने अंडाणु छोड़ दिए, और बाद में नर मेंढक आया और उसने तैरते तैरते इनके ऊपर शुक्राणु छोड़ दिए, तो नया मेंढक बन गया, ठीक है। और ये हजारों की संख्या में छोड़ते हैं, लेकिन इनमें से कुछ का ही फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत सारे तो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बाह्य निषेचन। इसको अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब बात करते हैं भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में। तो भ्रूण का परिवर्तन मतलब जो जाइगोट बन गया, वहां तक तो अपन ने देखा युग्मनज बनता है, वहां तक अपन ने देखा अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल गए युग्मनज बना लिया। तो इसका आगे विकास कैसे होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। युग्मनज क्या होता है, लगातार विभाजित होता रहता है, कोशिकाओं के गोले में बदल जाता रहता है, और कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित होती है। विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, और गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हर महीने, जैसे 9 महीने मादा के अंदर सबका जो भ्रूण का परिवर्तन का काल है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे गाय, जैसे भैंस है उसका 10 महीने का होता है, ठीक है, और जैसे मनुष्य है उसका 9 महीने का होता है। तो हर जीव का, जैसे कुत्ते वगैरह हैं इनका कम ही होता है, और हर जीव का ये भ्रूण का परिवर्तन काल अलग अलग होता है, ठीक है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म दे देती है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है, जिसे नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। जैसा सुरक्षित परत चढ़ती जाती है, मतलब जैसे आपने गाय भैंस की ब्याई भी देखी होगी, उसके ऊपर भी एक मतलब एक जिसको जैर बोला जाता है साधारण भाषा में, वो एक परत सी उस पर चढ़ती जाती है, ठीक है, कवच उसको। जैसे मुर्गी के अंडा है तो अंडे के ऊपर भी एक कवच होता है, तो इस तरह से बनता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया भ्रूण का परिवर्तन। मुर्गी का चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है, और वायु निषेचन करने वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर से बाहर होता है, जैसे टेडपोल लार्वा मेंढक के अंदर होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है एक बार अपन पूरा देख लेते हैं। देखो यहाँ से जायगोट बना, अपन ने यहाँ देखा था कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें संपर्क में आए थे शुक्राणु अंडाणु आपस में मिले, और यहाँ पे इनका निषेचन हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से आगे अंडा प्रतिस्थापित हो गया, कहाँ गया, यहाँ से जो जायगोट बना हुआ था वो आगे भ्रूण बन के आगे गर्भाशय में रोपित हो गया, ठीक है। गर्भाशय में क्या हुआ, गर्भाशय में वो भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा। जैसे पहला महीना है तो छोटा सा बनेगा, उसकी संरचना अलग होगी, दूसरा महीना तो अलग बनेगा, तीसरा है तो अलग बनेगा, और लास्ट में जब 9 महीने हो जाते हैं, देखो इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है, इंट्राफेज, मेटाफेज, इस तरह की बहुत सारी अवस्थाएं होती है जिनको हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो लेकिन ये सारी अवस्थाएं पार करने के बाद एक परिपक्व भ्रूण 9 महीने में पूरा तैयार हो जाता है, मादा के गर्भाशय में तैयार हो जाता है, और 9 महीने बाद ये शरीर से बाहर आ जाता है।
तो ये भ्रूण का परिवर्धन है पूरा। अब अपन बात करते हैं जरायुज और अंडज जंतु कौन से होते हैं। तो जरायुज नाम से पता चल जाएगा जरायुज क्या होता है और अंडज क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ अंडे देते हैं और कुछ, अब जैसे गाय है, गाय गाय के बछड़ा हुआ, ठीक है, गाय अंडा नहीं देती, गाय ने क्या दिया, बछड़ा। जैसे मुर्गी है तो मुर्गी ने क्या दिया, अंडा। तो एक जीव तो दे रहा है बछड़ा, एक जीव दे रहा है अंडा, अंडे से फिर बाद में उसमें चूजा बनता है, ठीक है। तो जो जीव शिशु, जिनसे शिशु पैदा होता है ना, जिनसे बच्चा पैदा होता है, उसको बोलते हैं जरायुज। जैसे आदमी भी ऐसा ही जरायुज है, जैसे इसकी गाय के बछड़ा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया जरायुज जंतु। जो अंडा नहीं देते हैं वो तो जरायुज, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो जरायुज है, ठीक है। और जो जीव अंडा देते हैं, है ना, वो उसको बोलते हैं अंडज। देखो नाम से पता चल रहा है अंडज यानी अंडा देने वाले। तो अंडा कौन देता है, मुर्गी देती है, ठीक है। जो अंडे देते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अंडज जंतु है। और जो जो शिशु बच्चे को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं, जरायुज जंतु, ठीक है। अब शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो शिशु से वयस्क मतलब पूरा जो बच्चा पूरा कैसे विकसित होता है। तो इसके लिए देखो अपन ने रेशम कीट का भी उदाहरण ले सकते हैं। रेशम कीट में किस तरह से चलता है, पहले अंडा बनता है, अंडा से लार्वा अथवा इल्ली जिसको बोलते हैं, जिसको प्यूपा, बाद में प्यूपा प्रोसेस आती है और बाद में वयस्क होती है, जैसे आगे अपन चित्र में समझेंगे। ऐसे ही मेंढक में होता है, इसमें पहले अंडा, फिर टेडपोल, लार्वा, फिर वयस्क में बदल जाता है ना, ये रूपांतरित होता है। तो कैसे होता है वो आगे अपन देखते हैं। देखिए ये जो सबसे पहले क्या मैंने बताया, जो मादा जो फ्रॉग है, जो मादा जो मेंढक है, उसने क्या किया, थोड़ा उसने अपने अंडाणु पानी में छोड़ दिए, ठीक है। ये अंडाणु इनके ऊपर नर के शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं, पानी में ही हो जाती है, ये पानी से इनके शरीर में नहीं होता, शरीर से ये छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो बाह्य निषेचन किस तरह से होता है, ये पूरी प्रक्रिया। फिर इससे दोनों से जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल गए, तो इससे क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, यानी भ्रूण बन गया, ठीक है। भ्रूण से देखो इसमें क्या होता है, उसके ऊपर एक ऊपर लेयर सी बन जाती है ना, जिससे बाद में ये टेडपोल अवस्था में आ जाता है। टेडपोल अवस्था जिसमें इसके पाँव नहीं होते, ठीक है। बाद में इसके टेडपोल अवस्था में देखो आपने पानी में देखा होगा मछली जैसे होता है, लेकिन वो मछली नहीं होते, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो मेंढक के अंडे होते हैं, ठीक है। वो उनका टेडपोल अवस्था में उनका विकास होता है। तो टेडपोल की अलग अलग अवस्थाएं होती है और लास्ट में उससे पूरा मेंढक बन जाता है पानी के अंदर ही, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है जो बाह्य निषेचन इसके अंदर होता है, मेंढक के अंदर होता है। जिसमें किस तरह से देखो मेंढक ने अंडे दिए, पानी के अंदर दिए, शरीर में नहीं दिए, उनके शरीर में कोई जीव नहीं पला, ठीक है। वो सारा का सारा पानी में बाहर ही टेडपोल लार्वा जिसको बोलते हैं वहां पे वो परिपक्व हुआ। तो ये हो गया बाह्य निषेचन। अब वापस अपन शुरुआती टॉपिक पे आते हैं। पौधों में जनन की दो विधियां पढ़ने पड़ी थी। पौधों और जंतुओं में जनन की दो विधियां पढ़ने पड़ी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इतनी देर अपन ने पढ़ा लैंगिक जनन। अब अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन की, ठीक है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जीव से नया जीव का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। देखो एक ही जीव के, जैसे अमीबा है, अमीबा से एक ही जीव है, बिना कोई इसमें निषेचन हुए दूसरा जीव बन गया, कैसे बना वो आगे अपन समझते हैं। तो अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियां हैं, इसकी भी वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की पहली जो विधि हाइड्रा में मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, देखो इसको अपन समझते हैं। जैसे हाइड्रा जीव है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो जनन होता है तो दो जीव नहीं होते। अलैंगिक जनन यही होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक ही जीव होता है, ठीक है। अब इसी से दूसरा जीव बनेगा, नया जीव, इसका जो पुत्र बनेगा, यानी कि जो डॉटर सेल बनेगी, यानी कि जो ये मदर सेल है, मदर सेल से डॉटर सेल बनेगी, यानी कि नया जीव बनेगा, बच्चा बनेगा, ये समझ लो। तो वो कैसे बनेगा, इसके एक छोटा सा बड निकलता है, छोटा सा यहाँ पे देखो हिस्सा निकला, यह हाइड्रा है, इसका छोटा सा हिस्सा निकल गया, ठीक है। अब ये हिस्सा अपने आप थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, जैसे पेड़ की शाखा निकलती है ना, वैसे ये हाइड्रा जीव है, ठीक है। अब फिर ये बर्ड है, ये बड़ा होता जाता है, ठीक है। देखो बड़ा हो गया, अब बड़ा होगी क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा, मतलब इसी के शरीर से निकला और फिर ये बड़ा हो गया
फिर यहाँ पे अलग हो गया, तो ये एक नया जीव बन गया। ये बिल्कुल नया जीव है, जैसे छोटा बच्चा जैसे आदमी के बच्चा होता है वैसे ये हाइड्रा के बच्चा हो जाता है। तो देखो कोई दूसरा जीव की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना, और एक ही जीव से दूसरा जीव बन गया, यानी कि अलैंगिक प्रकार का जनन है। और ये इसकी विधि है हाइड्रा में मुकुलन विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं? मुकुलन विधि। तो अलैंगिक जनन की प्रकार की ये पहली विधि हो गई, मुकुलन विधि। अब अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन की दूसरी विधि। तो दूसरी विधि है द्विविखंडन। द्वि जैसे नाम से पता चला, द्वि यानी दो, दो भागों में बढ़ जाना। तो ऐसा अमीबा में होता है, ठीक है। अमीबा में भी जैसे लैंगिक जनन नहीं होता है, अलैंगिक प्रकार का जनन होता है, ठीक है। किस प्रकार से होता है उसमें देखो, जैसे पहले ये पेरेंट सेल है, यानी एक सेल है। पेरेंट्स यानी जो माता पिता, आप समझ सकते हो, जैसे माँ है वैसे पेरेंट्स है, ठीक है। उसी से एक ही जीव से दूसरा बन जाएगा, उनको कोई आपस में क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस नहीं होता है उनमें। क्या होता है, एक ही जीव से दूसरा बनेगा। कैसे बनेगा? देखो पहले इसमें केंद्रक का डिवाइडेशन होगा, अलग अलग दो केंद्रक बन जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। दो केंद्रक हो गए, तो आपने पढ़ा अमीबा एक कोशिका वाला है, तो दो कोशिका हो गई, ठीक है। नहीं सॉरी, दो केंद्रक हो गए, है ना। तो दो केंद्रक होंगे तो क्या होगा, इसमें विभाजन हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग हो जाएंगे तो देखो दो नई कोशिकाएं बन गई। तो एक ही कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई। ये पेरेंट सेल थी और ये सारी की सारी दो भागों में विभाजित होके इसे दो नए बच्चे बन गए, है ना। ऐसे समझ सकते हो इसको, दो नए बच्चे बन गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमीबा का द्विविखंडन, ठीक है। तो ये हो गई अलैंगिक जनन की दूसरी विधि, हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विविखंडन, ठीक है। तो मतलब एक ही जीव से दूसरा जीव बन गया, इनको नर और मादा अलग अलग नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा अपन डोली भेड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये डोली जो भेड़ थी इसके बारे में काफी चर्चा रही। इसका जो कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया गया था, बाहर ही इसका भ्रूण, जैसे इतनी सारी प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताई आपको, ये सारी की सारी प्रक्रिया बाहर बनाई गई। बाहर मतलब प्रयोगशाला में बनाई गई, पेट में नहीं बनाई गई, ठीक है। मैंने जैसे बताया टेस्ट ट्यूब बेबी में तो क्या था, टेस्ट ट्यूब बेबी में तो पेट के अंदर ही बाद में जो अंडा था उसको प्रतिस्थापित किया जाता, और इसमें सिर्फ ये सारी प्रक्रिया बाहर हुई। तो इसका ये सबसे पहले प्रयोग डोली नाम की भेड़ पे हुआ। क्लोनिंग जिसको प्रक्रिया को बोला जाता है, कृत्रिम रूप से नया जीव उत्पन्न करते हैं उसको क्लोनिंग बोला जाता है। और सबसे पहले ये प्रयोग डोली नाम की भेड़ में हुआ था, जिस भेड़ का जन्म इसके द्वारा किया गया, जिसका भेड़ का नाम डोली था। और 5 जुलाई 1996 में ये प्रयोग हुआ था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। और लास्ट में ये तो इसने जन्म तो ले लिया, लेकिन 2003 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसमें नई प्रजाति पर प्राप्त करने की भी कई कोशिशें हुई, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। तो पूरी तरह से इसको सक्सेस नहीं बता सकते अपन इसको, लेकिन काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहा। और डोली भेड़ जो प्रथम कृत्रिम क्लोनिंग प्रक्रिया से बनाई गई थी, वो इसका सबसे पहला उदाहरण थी। देखो इनसे मिला के ये सब इस तरह की डोली भेड़ थी, जिसकी फोटो यहाँ पे दी हुई है। तो ये था पूरा पाठ जो हमने पढ़ा। अभी ये है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, जो अगर आप इनको उतारना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो, या फिर इसकी पीडीएफ बना के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। ये सारे नोट्स एक साथ मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अगर सारे प्रश्न मैं बोलूंगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा, तो आप हमें कमेंट्स करके एक बार जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा।